चलिए, तो ये हम लोग का पहला मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का आपको हम दिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी रहेंगे, तो आप इसको बढ़िया से याद करिएगा, पढ़िएगा और सारा आंसर्स आपको बताते जा रहे हैं। जो लोग टेस्ट दिए उनके पास मॉडल पेपर है, जो लोग टेस्ट नहीं दिए उनको आंसर लिखना पड़ेगा। बस समझे, टेस्ट देने का नहीं देने का एक तो डिसएडवांटेज है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए स्टार्ट कर रहे टॉपिक को हम लोग। तो एक एक करके मिलाना। अगर बाय द वे आपका गलत चेकिंग हो गया होगा बाय द वे मान लीजिए, तो उसको भी करेक्शन कर लीजिएगा। हम आंसर बोलते जा रहे हैं। इफ टू कमोडिटीज, समझिएगा, अगर दो कमोडिटीज आर फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो सामान कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या पढ़ाए थे? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो सामान आपको एक साथ चाहिए। द रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व विल बी, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? तो हम लोग जो इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली बनाते हैं वो सब्स्टिट्यूट का केस है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तो इंडिफरेंस कर्व का शेप होगा एल। क्या होगा अबू? एल कर दीजिए, एल शेप्ड। सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही इसमें दिए हुए थे। अगला आइए, अगला क्वेश्चन में, इफ फॉर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दैट कमोडिटी। मान लीजिए प्राइस में चेंज होता है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, तो इस केस में इलास्टिसिटी को क्या बोलिएगा? किसी को, जो लोग टेस्ट नहीं भी दिया बता सकते हैं, आंसर दिए भी तो आप मिलाइए। यूनिट इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक, इलास्टिक है इलास्टिक, क्या होगा? आप लोग क्या किए? क्या किए आप लोग? यूनिट इलास्टिक। जब चेंज नहीं होगा खर्चा में, मतलब इलास्टिसिटी हो ही नहीं रहा। देखिए अगला आइए, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा बताइए? अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा बोलिए? राइट। हाँ, ये पढ़ाई थे डिमांड का फर्स्ट क्लास में। द गुड्स हुज डिमांड इज नेगेटिव रिलेटेड टू रियल इनकम। जब इनकम बढ़ने के साथ आपका डिमांड नेगेटिव हो जाए, इसको आप क्या बोलोगे? बोलो इंफीरियर गुड्स। देखिए क्वेश्चन करने टाइम में गलती हो जाता है, अब बाद में क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपको लगता है इसका आंसर तुमको पता था। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आउट ऑफ कंफ्यूजन गलत कर दिए। आप लोग में कौन कौन बच्चे टेस्ट दिए थे बताइए? ऑलमोस्ट एवरीबडी, ज़्यादातर बच्चे ही दिए थे, 2-4 बच्चे नहीं दिए थे। तो देखिए देखिए कभी भी आपको अगला बार से बताते हैं, अगला बार से अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा ना, हमको पहले से बता दीजिएगा सर हम टेस्ट में नहीं आ पाएंगे, मेरा पेपर रख दीजिएगा, तो हम आपका पेपर रख के रखेंगे। क्योंकि पेपर इधर रहता है ना, पेपर इधर उधर हो जाता है, इसलिए नहीं रख पाते हैं, समझे? इसलिए टेस्ट ना दो तो बता दो, पेपर आपको कम से कम मिल जाएगा। ऐसे क्या हो रहा है, टेस्ट नहीं दे रहे तो पेपर भी आपको नहीं मिला, आपको खुद जीरोक्स कराना होगा। देखिए इधर नेक्स्ट में आइए, फैन ऑफ कर दिया बस, इसी चले दिए। अगला है MRS measures the units of one commodity that have to be sacrificed in order to get one additional unit of another commodity so that, देखिए बोला है एक MRS बताता है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी को आप बढ़ाओगे, मतलब एक कमोडिटी को आप सेक्रीफाइस करते हो दूसरा कमोडिटी को पाने के लिए। MRS का फुल फॉर्म किसी को याद है बताइए? राइट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो MRS मतलब ये जो थ्योरी है वो बताता है कि MRS मेजर्स, MRS बताता है कि एक कमोडिटी को पाने के लिए दूसरा कमोडिटी को हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे कि हम लोग का क्या बढ़े, TU फॉल करे, MU फॉल करे, TU राइज करे, MU राइज करे। आंसर होगा TU राइज करे, सॉरी हाँ TU राइज करे, टोटल यूटिलिटी राइजेस। एकदम बढ़िया समझ के याद करना भाई। और ये क्लास हम रिकॉर्ड कर दे रहे, तो एग्जाम से पहले अगर पढ़ने में मन न लगे तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। देखिए, द गुड्स हुज डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम, द गुड्स हुज डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड, ये तो हो गया बाबू 6 नंबर ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर, क्वांटिटी टेकर। प्राइस टेकर बट वो प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब प्राइस तो उसको मार्केट से लेना पड़ता है लेकिन आउटपुट वो खुद से सेट कर सकता है। प्राइस मेकर और आउटपुट सेटर। प्राइस मेकर, क्वांटिटी टेकर, क्या बोलते हो? Price taker but can determine its output. यस, प्राइस टेकर एंड कैन डिटरमाइन इट्स आउटपुट। आप लोग में किसका 28 आया था ऑलरेडी, एक बार प्लीज प्रवीण का देखिए। हाईएस्ट कौन? प्रवीण? अबे उसका तो इकोनॉमिक्स था ही नहीं पहले, उसका 28 कैसे आ गया? पॉइंट देखिए, यहाँ से भी तो शिक्षा मिलता है कि ये MCQ वाला में ऐसा भी होता है। MCQ एग्जाम में ऐसा होता है, आपको देखोगे ना जब रिजल्ट निकलेगा आप लोग का सेम 1 का, तो आप देखोगे कि जो बच्चे बहुत मेहनत किए, ऐसा नहीं कि वो फेल हो गए,
उनका मार्क्स देख रहे ठीक है, कम कम बेसी है। कुछ बच्चे देखोगे एवरेज स्टूडेंट एकदम, मतलब वो एकदम ध्यान नहीं दिया, एमसीक्यू पेपर में ऐसा होता है, उसका मार्क्स देख रहे 92 93। क्यों बोली? तो वो अंदाज, वही हम उस दिन देखे, वो बच्चा जब आया ना, ज्वाइन किया ना, बच्चा बोला कि भैया मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था। तो हम बोले इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये पेपर में 28 मतलब क्या है, उनके इकोनॉमिक्स था, बात समझे ना। और आप लोग में जिनका 20 आया, 22 आया, 18 आया, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका इकोनॉमिक्स 12 में बहुत अच्छा भी था, फिर भी आपका 15 16 18 17 आया, मतलब आपका नेचुरल मार्क्स है। तो हमको वहाँ पे शक लगा कि बच्चा का तो इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर अचानक से 28 कैसे आ गया? तो इसमें क्या होता है, बगल वाला का मेहरबानी, समझे, बगल। लेकिन आप जब भी कोचिंग का टेस्ट देना ना, ऐसे मत देना, आपको बार बार बता रहे, आपके लिए बोल रहे, मेरा इसमें कोई, देखो कोई बच्चा 28 लाया तो हम तो क्या किया, उसको माला पहनाए, गिफ्ट वाउचर दिए, नहीं। कोई बच्चा मान लीजिए 4 मार्क्स आया तो क्या हुआ, उसको डांटे, नहीं। टेस्ट लेने का पर्पस है पेपर सॉल्व कराना, आपका मार्क्स से हमको मतलब नहीं। तो इसीलिए टेस्ट आप लोग, जब आप लोग में कुछ बच्चों का आदत क्या ना, चीटिंग करने का आदत बन गया, नेचर बन गया उनका चीटिंग करना, आता रहेगा फिर भी बगल वाला देखेगा, बगल वाला देखे, ये चीज़ सही नहीं है। देखिए आप लोग में बहुत, आप हमको अच्छा क्या लगा, आप लोग में मैक्सिमम बच्चे जो थे ना, वो लोग खुद से एग्जाम दी, क्योंकि अगर खुद से एग्जाम नहीं देते तो इतना कम मार्क्स नहीं आता। ज़्यादातर बच्चों का 10 आया, 12 आया, 11 आया, 18 आया, दैट्स गुड। क्यों? आप समझ गए कि इतना मेरा सही है, ये मेरा गलत है। तो प्लीज़ आप टेस्ट अपने से दिया करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये ऐसा 28 लेके आगे क्या फ़ायदा हुआ बताइए? कौन सा हम फेसबुक में फोटो डाल दिया उनका? चीटिंग, लोग चीटिंग करने का नेचर कभी बदल लेगा नहीं बच्चा लोग का। देखिए आया नहीं तो आया क्या? नहीं आया बच्चा, अच्छा वो नहीं आया, नहीं तो बेइज्जती रहता है आज बेचारा का। इसीलिए बोलते चीटिंग करोगे तो फिर बेइज्जती रहेगा भाई। आ जाओ। अच्छा देखिए अगला पॉइंट, कितना नंबर बाबू बताइए? हाँ, तो इसमें क्या बोला पता है? बोला परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग, परफेक्ट कंपटीशन में जो हम लोग होते हैं ना, वो लोग क्या कर सकते हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइज टेकर होते हो, लेकिन आप अपना आउटपुट, मतलब सामान को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्राइस टेकर आप होते हो, लेकिन आप आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हो। तो क्लियर है ना बाबू? जैसे जैसे ईयर बीतेगा ना, पेपर बहुत वैराइटीज आएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना, 17 में पहला बार एग्जाम हुआ था नया सिलेबस में, 17 18 19 20 और आप लोग 21, समझे? 21 में आप लोग का एग्जाम का रियल टर्म 21 ही है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, एग्जाम भले मार्च में होगा, लेकिन आप देखना क्वेश्चन पेपर में 21 लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट ईयर यही हुआ था, लास्ट ईयर तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो पेपर में जब लिखा आया था ना 20, एग्जाम तो हुआ था 21 में, लिखा हुआ था 20, तो बच्चे लोग बोला कि हम लोग का पेपर नहीं है, गलत पेपर है। मतलब उसका मतलब उसके लिए अलग से हमको ऑडियो भेजना पड़ा कि बाबू आप लोग 20 से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप लोग देखो आप लोग 21 में आ गए हैं, लेकिन एग्जाम तो 20 में ही होना चाहिए था ना। तो लोग एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आप लोग 21 के स्टूडेंट हो, एग्जाम कब देंगे बोलिए? 22 में। तो पेपर में क्या लिखा रहेगा? 21। तो 17 18 19 20 ये 4 साल का ही क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास अवेलेबल है, क्योंकि उससे पहले वाला सिलेबस में रिटन एग्जाम होता था, समझे? तो यही 4 साल के पेपर्स को बढ़िया से करके जाएंगे आप। उसके बाद आइए, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी फेस बाय द फर्म इज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, सॉरी गाइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में गवर्नमेंट इम्पोजेस द सेल्स टैक्स देन। ये चैप्टर, ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए थे आपको हम, ये भूल से टाइपिंग में कर दिया। तो बोला है कि मतलब क्वेश्चन था पेपर में तो अभी टाइप कर दिया, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, तो ये वाला 2 मार्क्स आपका कैंसिल हो गया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, और उस केस में होता क्या है? तो टैक्स जब गवर्नमेंट लगाता है, कंज्यूमर सरप्लस घट जाता है। क्या है बोली? तो जैसे आपको मतलब बता देते हैं अभी, जैसे मान लीजिए हम 100 रुपया लेके बाजार जाते थे, तो 100 रुपया में मान लीजिए हम 70 रुपया का सामान खरीदते थे पहले, लेकिन सरकार क्या किया? 100 रुपया में मान लीजिए हम 100 रुपया में 10 किलो चावल खरीदते थे पहले। सरकार क्या किया? टैक्स जो है, टैक्स को बढ़ा दिया। अब अगर सरकार टैक्स को बढ़ा देगा तो मेरा हाथ में जो पैसा है वो तो कम हो जाएगा। जैसे हम 100 रुपया कमाते थे, 100 रुपया घर लेके आते थे, अब सरकार टैक्स बढ़ा दिया मान लीजिए 10%, तो अब तो हम 90 रुपया घर लेके आएंगे। 20%, 80, 30%, 70, 40%, 60। तो टैक्स बढ़ने से ना आदमी का हाथ का जो पैसा है ना वो कम हो जाता है, समझे बाबू? एंड प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीजेस। देखिए प्रोड्यूसर का भी कमाई घट जाता है, क्या प्रोड्यूसर को भी तो टैक्स देना पड़ता है ना। तो आंसर होगा सी वाला, सी वाला है ना कि बी है? बी वाला आंसर होगा वो। कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेस, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीजेस। कंज्यूमर का भी पैसा कमाई घट जाता है, सेलर का भी कमाई घट जाता है। क्या टैक्स तो सरकार के पास आएगा भाई। आप सोचते होंगे क्या दुकानदार टैक्स, जैसे हल्दीराम में तो पूड़ी खा रहे, 100 रुपया का पूड़ी खा रहे, और वो मान लीजिए 120 रुपया ले रहा, तो जो 20 रुपया ले रहा हल्दीराम वाला, उसका पॉकेट में कहाँ जा रहा? वो 20 रुपया तो सरकार को दे रहा, समझे ना आप? 100 रुपये में से देना, मेरा 20 रुपया। तो इसी को बोलते हैं, नहीं ये जो आप बोले ना, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसका नाम ही है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी में ऐसे ही होता है। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका इनकम आप ही को टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। आइए परफेक्ट, तो क्लियर कर लिए बाबू। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा बताइए? जो लोग नहीं भी दिए तो लोग भी बताइए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा बताइए?
इन्फिनिटी होगा, राइट। करिए अगला में आइए। ये वाला बताना, आप लोग डायग्राम बताए थे इक्विलिब्रियम में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर कर्व जो है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एआर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अनइक्वल टू एआर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, लाइज बिलो एआर कर्व। तो आंसर क्या होगा बताइए? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एआर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एआर। ये इसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका इधर उधर का टेस्ट पेपर से नहीं है, सारा क्वेश्चन सीयू एग्जाम 19 और 20 का पेपर से हम दिए, 19 और 20 का एग्जाम में जो आया था। शट डाउन पॉइंट पढ़ाए थे क्लास में। ये शट डाउन पॉइंट कब होता है? मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व, एवीसी हाईएस्ट, या मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व, लास्ट वाला मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होने से ब्रेक इवन, याद रखिएगा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होने से क्या होगा अबू? ब्रेक इवन। और एवरेज वेरिएबल का मिनिमम होने से क्या होगा अबू? शट डाउन। अच्छा, जिनका जो लोग एग्जाम देते पेपर है उसमें टिक करते जाइए, बस हाईलाइटर ले लीजिएगा, राइट आंसर को हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि हाईलाइटर इतना सेमेस्टर 2 में भी काम है। सेमेस्टर 2 में 5 तो थ्योरी सब्जेक्ट है हम लोग का, सेमेस्टर 2 में 5 तो थ्योरी सब्जेक्ट है, 1 तो प्रैक्टिकल है बस। सेम 2 में आपका ईसी है, बीसी है, सब्जेक्ट का नाम है, एमएम है, एचआरएम है, और सब इतना ऐसे वो सब सब्जेक्ट आप पहले कभी पढ़े ना। कंपनी लॉ है और 1 तो प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग, बस टैक्स नहीं है, कॉस्टिंग। तो बच्चे लोग सोचता कॉस्ट टैक्स इजी है, नहीं। बट 11-12 जो पढ़े थे उसमें खाली 3 तो चैप्टर था छोटा छोटा, वहां पर वो 3 चैप्टर 1 तो चैप्टर बन जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर सिलेबस ऐसा है। अब आइए ग्रुप बी में। ग्रुप ए में किसका 10 में 10 सही था भाई? ग्रुप ए में किसका 10 में 10 सही था भाई? किसी का 10 में 10 सही नहीं था? कोई नहीं बहन जिनका 10 में 10 सही है? नहीं है। चलिए ग्रुप बी में चलते हैं। सही नहीं हुआ तो ये अच्छा बात है, क्योंकि आपको ये फील होगा कि आपको और पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप बी में आइए। इफ देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समटाइम्स इन द लॉन्ग रन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो वी एक्सपेक्ट, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि क्या होगा? एंट्री ऑफ द मेनी फर्म होगा, कोई आएगा ना कोई जाएगा, बहुत सारे फर्म जाएंगे, बहुत सारे फर्म आएंगे, फ्यू फर्म्स आएंगे, फ्यू फर्म्स जाएंगे, बहुत नए फर्म्स आएगा। यस जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है ना तो दूसरे बिजनेसमैन लोग भी मार्केट में एंटर करने लग जाते हैं। अगला में आइए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होगा? मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ एलएमसी कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ एलएसी कर्व, मिनिमम पोर्शन ऑफ एलएमसी कर्व। आंसर होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आइए लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या नहीं देखते हैं? लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या आपको नहीं देखने को मिलता है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, प्रॉफिट विल बी नॉर्मल, इंडिविजुअल फर्म फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, या बोथ ए एंड बी? आंसर होगा सी, इंडिविजुअल फर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सब सही तो ठीक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, गलत हो कर दिए तो ठीक कर लीजिए। देखिए करेक्शन कर लीजिए आप, देखिए अगला आइए। अगला है व्हेन डिमांड कर, बात नहीं बाबू, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखिए अगर हम लोग का इस बार ऑफलाइन एग्जाम भी अगर होता है तो ऑफलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन पैटर्न में होगा। तो ऑनलाइन पैटर्न में बेनिफिट क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे लोग कंपलसरी 15 क्वेश्चन दिए, अब हमको आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। लेकिन वहां पर क्या करता है वो लोग, आपको लगभग 25 क्वेश्चन देंगे, 25 क्वेश्चन में से 15 करना रहेगा। लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम, लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर आया, ऑनलाइन पेपर सॉल्व किए। तो वो लोग ऑनलाइन का क्या होता है कि जैसे आपका 2 बजे से एग्जाम रहेगा, तो 2 बजे से एग्जाम रहेगा ना, तो 1 बजे पेपर वो लोग भेज देता है। ऑनलाइन में तो फुल कंफर्ट, 1 बजे पेपर आपको दे देगा, 2 बजे से पेपर का एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 बजे तक टाइम रहता है पेपर एग्जाम देने का, समझे ना, 2 से 3 एग्जाम का टाइम रहता है, और आपको 1 घंटा कॉलेज एक्स्ट्रा देता है पेपर अपलोड करने के लिए। अब अगर आप ठीक से देखेंगे तो ऑल इन ऑल हमको टाइम कितना मिल गया? 3 घंटा। 1 बजे पेपर आए, 1:20 में पेपर सॉल्व करके भेज दिए बच्चा लोग। वो भी हम लोग सॉल्व करके ऐसे भेजते हैं, हम लोग जो पेपर सॉल्व करके भेजेंगे आपको, तो ऐसे नहीं कि ये सॉल्व पेपर हम लोग का 15-20 मिनट में ही हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना, उसको टाइपिंग कराते हैं, पेपर फिर से टाइपिंग कराते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में पेपर को कन्वर्ट करके उसको टाइपिंग करा। टाइपिंग कैसे कराते हैं? जो आंसर एकदम जैसे कोचिंग का नोट्स भेजते हैं ना, बोल्ड करके आंसर एकदम बोल्ड करके, जिससे स्टूडेंट को कोई मतलब क्वेश्चन है, आंसर बोल्ड किया, छापो, खाली क्या करो, छापो। स्टूडेंट को थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में हम लोग पूरा फुल सर्विस देते हैं ऑनलाइन में, कोई थोड़ा भी कष्ट नहीं।
बात समझ रहे हो ना? थोड़ा मतलब आपका कोई भैया दीदी दिया होगा ना, तो आप उससे पूछना, बहुत इसको अच्छा लगता है। और इवन ऑल ओवर, मतलब हम लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो लोग तो एग्जाम देते ही है, बाहर से बच्चे सिर्फ एग्जाम देने के लिए आते हैं। क्या है कि क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, टीचर मार्क करके भेज दिया, लिख के भेज दिया, हम लोग मार्क करके लिख के नहीं भेजेंगे। और हम लोग क्या 2 बार 3 बार पेपर चेक करके भेजेंगे, कि ये नहीं कि बाद में फिर बाबू 2 नंबर ठीक कर लीजिए, बाबू 1 नंबर गलती होगा ठीक कर लीजिए। वो एग्जाम रहता है ना, उसमें सारे बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब एक अगर गलती हो गया तो फिर से करेक्शन करना होगा, फिर से उसको नया पीडीएफ बनाना होगा, तो आधा घंटा लेट से हम लोग कर लेते 15 मिनट में, लेकिन बच्चा को भेजते से 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2:15 2:10 तक आपको भेजे, आप आराम से करिए, उसके बाद मैसेज करेंगे यू में सबमिट नाउ, तो अपना सबमिट मार दिए। समझे? 2 बार 3 बार 4 बार पेपर को चेक करके तब भेजा आता है। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों इतना जल्दी हो जाता है पता है? क्योंकि ऑप्शन देता है वो लोग, हम लोग बिजनेसमैन है, और ऑप्शन दिया जो इजी वाला रहेगा पहले करके हटाओ, खत्म। जैसे एक बात बना ली, 10 तो क्वेश्चन दिया, बच्चे लगे तो बच्चे लोग क्या ओवर स्मार्ट, जो हार्ड होगा हम वही करेंगे, अलग करना है। एमसीक्यू में अलग करके क्या मिलेगा आपको? बी बिजनेसमैन। मैं बच्चा बोलता नहीं सब तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं। एग्जाम में मार्क्स चाहिए, मार्क्स क्या चाहिए बाबू? मार्क्स। और उसके लिए क्या करने का, जो क्वेश्चन सबसे इजी होगा पहले वही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहां से सिक्योर कर लिया आप मार्क्स। क्योंकि एमसीक्यू में सबका आंसर तो सेम ही होगा, सब बच्चा तो सेम ही आंसर लिखेगा, उसमें क्या आप टैलेंट दिखाइएगा। इसलिए 15 तरीका दे रहे, एग्जाम देने का तरीका बता रहे आपको। तो व्हेनेवर यू गो टू अपीयर फॉर द एग्जाम, आप भी जब पेपर ऑफलाइन एग्जाम भी देना ना, तो मान लीजिए कंपलसरी क्वेश्चन भी आया, तो जो पहले इजी आ रहा है आपको पहले उसको अटेम्प्ट कर लिए, तो वो मेरा मार्क्स सिक्योर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है जो हमको नहीं आ रहा। ट्रिक्स टू गिव एग्जाम, 15 क्वेश्चन है, 15 में से मान लीजिए 8 एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, पूरा रटा हुआ है आपका, वही सब आया हुआ है, पहले 8 मार्क कर लिए। अब 7 थोड़ा घुमा फिरा के उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें दिमाग इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों सेक्शन से जो हमको पहले आएगा उसको कर लेंगे। अच्छा, आप अगर एग्जाम देंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन पेपर आएगा, बुकलेट आएगा, बुकलेट समझे ना, बुकलेट आएगा, OMR शीट आएगा, समझे। पेपर आप लोग लेके नहीं आ पाओगे कोचिंग, मतलब वापस घर लेके नहीं आ पाओगे, पेपर वहीं पे जमा देना रहता है। तो आप क्या करना है ना, पेपर जब आएगा तो पहले आप क्या ना, पेंसिल से बुकलेट में मार्क कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे ABCD 4 ऑप्शन है, पहले आप अपना दिमाग से, कहीं किसी से पूछिएगा मत, कोई डिस्कशन मत करिएगा, पहले अपने से जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा पहले सब में मार्क कर लीजिएगा। जो आपको 100% श्योर लगेगा पहले उसको मार्क कर लीजिएगा। मार्क करके बार बार देख लीजिएगा कि हमने जो मार्क किया है वो सही किया है कि नहीं किया, सही किया है कि नहीं किया है, तो पहले सिक्योर कर लिए। उसके बाद फाइनल जो OMR शीट है उसमें कॉपी करना है, स्टार्टिंग मत कर दीजिएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि आंसर यहाँ पे टिक किया, वहाँ पे मार्क किया, टिक किया, मार्क किया, टिक किया, मार्क किया, टिक किया, मार्क किया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि बाद में मान लीजिए बाय द वे आपको लगा कि ये वाला आंसर सही है, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पहले जितना बार देखना है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना लेयर आपको प्रिपरेशन करना है वो सब पेपर में ही कर लीजिएगा। अब पेपर में करने के बाद क्या करिएगा, OMR शीट में करिएगा। क्या कि बहुत बार क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में गलती कर दी, बाद में आपको लगा कि ये तो मेरा सही है, मेरा ये आंसर होना चाहिए था, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाइएगा OMR शीट में, पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा फिर। आप समझ रहे? इसीलिए पहले पूरा अपना रफ शीट में ही कर लीजिएगा। अच्छा, रफ में अलाउड नहीं है टिक मारना, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको 12 में टिक दिए थे, सॉरी सर टिक मारेंगे, सॉरी सर टिक मारेंगे, मतलब टिक मारेंगे ना पेंसिल में, अगर टीचर देख लेगा तो आपको डांटने लगेगा। टीचर अगर देख लेगा ना पेपर में टिक मार रहा, तो उसको लगेगा कि आप आंसर सप्लाई करने के लिए कर रहे। पेपर का सेट रहता है ABCD 4 सेट, ABCD, समझ रहे ना, 4 लोग बैठे रहते हैं ना 2 बेंच में अगल बगल में, ABCD चारों का अलग अलग सेट। अलग सेट का मतलब होता है कि पेपर अलग नहीं है, कोई नंबरिंग अलग है, नंबरिंग अलग है। तो इसका मतलब क्या, चीटिंग करने जाएंगे? नहीं, चीटिंग करना ही नहीं है। ABCD बहुत दिक्कत होगा उसमें, ABCD नंबरिंग में। क्या है आपका, मान लीजिए आदमी को चीटिंग मारने का आदत है, ये सब पता है नहीं उसको, अब उसका दोस्त मारा 1 का A, वही मारा 1 का A, 2 का B, 2 का B, 3 का C, 3 का C, और ऐसे करके बाद में देख रहा जा बाबा इसका 1 नंबर, मेरा तो 12 नंबर में। तो बाबू वो जो 1 का A, 2 का B, 2 का C वाला जो ट्रिक्स है दैट विल नॉट वर्क इन योर CU एग्जाम्स। CU का MCQ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ सेम 1 का नहीं बता रहे आपको, सेम 1 से लेकर के 3rd ईयर तक में अभी हर सेमेस्टर में MCQ है। तो MCQ एग्जाम में ये ट्रिक को अप्लाई करिएगा जो आपको सिखा रहे हैं। पेपर पहले क्या करिए, पेपर रीडिंग करके क्वेश्चन पेपर में 2 बार 3 बार 4 बार मार्क कर लेंगे। वंस यू गेन द कॉन्फिडेंस कि आपका आंसर सही है, उसको आप सर्कल कर लीजिएगा, बस OMR शीट में सर्कल कर लीजिएगा, उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन बताना जरूरी है, इसको याद रखिएगा एग्जाम में, कोई भी MCQ पेपर हो। अब आइए अगला पॉइंट में आते बाबू, कितना नंबर में बताइए? 4 नंबर। When demand curve is downward sloping, बात नहीं, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। ये आपको मेरा कोचिंग का बुक में ना लास्ट में लिखा हुआ है, टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी हम इक्विलिब्रियम वाला तो थोड़ा सा ही पढ़ाए थे चैप्टर, और पढ़ाएंगे। अभी आपको हम खाली आंसर बता दे रहे हैं। स्टेबल इन बोथ वॉलरेशियन एंड मार्सलियन एनालिसिस, 2 एनालिसिस है, वॉलरेशियन एंड मार्सलियन दोनों है मेरे बुक में लिखा हुआ पीछे में, वो हम लोग करवाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं है वाला पार्ट, खाली आंसर मार्क कर लीजिए।
क्योंकि ये उनको नहीं पता था कि ये टॉपिक नहीं दिया पढ़ाया हुआ है। अच्छा, शॉर्ट सप्लाई कर्व, ये देखो ये भी अभी पढ़ाया हुआ नहीं है। शॉर्ट सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई कर्व का जो अपवर्ड राइजिंग पार्ट होता है ना, वही शॉर्ट सप्लाई होता है। आंसर होगा ए बी सी। अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। 6 वाला आप लोग शायद सही किए होंगे एग्जाम में। इसमें से कौन सा यू शेप नहीं है? एएफसी कर्व यू शेप नहीं होता। कर लीजिए बाबू, किए थे क्या? अब आइए, स्टडी द टेबल। बोला टेबल को पढ़िए ना, टेबल को पढ़िए और बताइए कि विच मीन्स एल मीन्स लेबर, एल का मतलब लेबर, क्यू मीन्स क्वांटिटी। ऐसा प्रोडक्शन में पढ़ाई थे आपको, एल मीन्स लेबर और क्यू मीन्स क्वांटिटी। मतलब वी कैन से दैट, मतलब इस टेबल को देख के बताइए क्या हो रहा है टेबल में, टेबल को देख के क्या हो रहा है बताइए। बोला क्वांटिटी मतलब आउटपुट हो गया, तो बोला यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 0 से 10 हुआ, 10 से 22 हुआ, 22 से कितना हुआ? 38, 38 से क्या हुआ? 47, 47 से क्या हुआ? 55 से क्या हुआ? पहले ये बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है बाबू? घट रहा है। पहले क्या हो रहा है बाबू? सर कहाँ घट तो नहीं रहा, देखिए ना स्पीड कम हो गया घट बढ़ने का। देखिए 22 से 38 से 38 से 47 का गैपिंग कम है, 47 से 55 का गैपिंग कम है, 55 से 62 का गैपिंग और कम है, तो एवरेज प्रोडक्ट धीरे धीरे घट रहा है। आंसर होगा सी वाला। सी है क्या ऐसा कुछ? किसी का सही था तो ठीक कर लीजिए, आप ठीक कर लीजिए, काट दिए तो ठीक कर लीजिए, उसको करेक्शन कर लीजिए आंसर को। देखिए 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 आंसर रहता है ना, देखने में कंफ्यूजन आता है। उसके जाइए यू शेप, तो ये तो हो गया। कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू, टीयू एमयू निकालना सिखाए थे आपको, और हम क्लास में बोले भी थे कि मिसिंग वैल्यू निकालने आपको देगा। एक चार्ट बना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इस टीयू एमयू को, वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बोर्ड में बनाते हैं, आप देखिएगा बोर्ड में हम बना देते हैं उन बच्चों के लिए जिनको कंफ्यूजन है। देखिए जिनका छूटा हुआ एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुआ हर फ्राइडे को, तो आप इस बैच में आप नहीं आएंगे, उसी बैच में आएंगे। जिनका छूटा हुआ इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से, आप उसी बैच में आएंगे, दोनों बैच में आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बैच में भी तो पेपर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस बैच में तो कंप्लीट होने वाला है, इसमें खाली प्रैक्टिस होगा पेपर। तो जिनका छूटा हुआ स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स, सुबह 9 वाला बैच में आइएगा हर फ्राइडे को। देखिए अगर किया हुआ है तो जबरदस्ती दोबारा मत आइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों कुछ बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, किया हुआ रहता है, आके फिर यहाँ पे क्लास में मोबाइल चलाइएगा, तो हमको इरिटेटिंग लगता है। तो अगर आपका नहीं किया रहेगा तभी आप आइएगा। देखिए टी यू, यहाँ पर देखिए टी यू यूनिट, और यहाँ पर क्या बाबू? एम यू। टी यू यूनिट और एम यू, यूनिट है 10, 11, 12 और 13, और टोटल यूटिलिटी है 136। जब आप कॉपी करना ना, तो बुक के सीट के पीछे में जगह होगा ब्लैंक पेज, उसमें कॉपी करिएगा ये वाला चार्ट को पूरा। 16 क्वेश्चन मार्क 12 और 10। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है सबका। देखिए यूनिट का गैपिंग है, एमयू का फॉर्मूला क्या आता है? डेल टी यू बाई डेल क्यू, और टोटल यूटिलिटी तो समझते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि बताइए मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा। तो आप खुद सोचिए, अभी कितना है? 150, पहले कितना था? 136, चेंज कितना हुआ? कितना चेंज हुआ बोलिए? डिवाइडेड बाई कितना चेंज हुआ? 1, तो आंसर कितना होगा? 14। देखिए आंसर कितना हुआ बताइए? 14 है ऑप्शन में। देखिए अब आते हैं इसमें, अब देखिए इसमें ये क्लियर है ना बाबू। अब देखिए टी यू दिया हुआ है ना, और एम यू दिया हुआ है, तो देखिए टी यू में जो चेंज होगा वही ना एम यू होता है। तो अगर 162 पहले था, चेंज हुआ है 10, तो इसका मतलब अभी कितना है? 172। कितना बोलिए? तो 162 प्लस 10 कितना होगा? 172। देखिए कॉपी कर लीजिए सीट के पीछे में, ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? 172 है 14। तो जब भी एग्जाम देंगे ना, आप पहले अपना आंसर कर लेंगे, फिर उसका आंसर मिलाएंगे कि मेरा वाला आंसर उसमें है कि नहीं। 172 और कितना बाबू? 14। क्लियर कर, कॉपी कर लीजिए। इजी था ये, किसी का सही था क्या? ये ज़्यादातर बच्चों का सही था। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? चेंज। तो यहाँ पे देखिए चेंज कितना हुआ? 14। और यहाँ पर देखो पहले था 162, चेंज हुआ 10, तो अभी कितना हो गया? 172। क्लियर? थोड़ा लॉजिक से, फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो जैसे आइए सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो हर एक वीक में, जैसे एक दिन मॉडल पेपर देंगे, अगला दिन आज टेस्ट हुआ, अगला दिन पेपर दिए, अगले दिन उसको सॉल्व कराए, ऐसे करके जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा ऐसे प्रैक्टिस होगा। आइए
अब आते हैं गांव वालों अगला टॉपिक में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 9 नंबर 9 में द रिलेशन बिटवीन गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स इज. गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स में क्या रिलेशन है भाई? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर. हाँ. ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन. नहीं. गिवन गुड्स आर सबसेट ऑफ इंफीरियर गुड्स. हाँ. ए और सी एक ही बात लिखा है. आंसर क्या? बोथ ए एंड सी. ये ज्यादा जगह सही हो गया होगा शायद, क्या इसमें ऑप्शन था ए और सी. अब आइए, अ फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स. ये हो गया. अब आगे करें. अ फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स. अगर नॉर्मल गुड्स का दाम घटता है, अगर कोई भी सामान का दाम, आप लोग से पूछते हैं नॉर्मल से, बोला कोई भी सामान का दाम अगर घटता है तो क्या होगा? देखिए, दो तरह का इनकम होता है बाबू. एक होता है नॉमिनल इनकम और एक होता है रियल इनकम. नॉमिनल इनकम का मतलब क्या होता है बोलिए तो मनी इनकम. जैसे हम 500 रुपया कमाते थे पहले, अभी हम 700 रुपया कमाते हैं, तो मेरा इनकम बढ़ गया. ये हो गया नॉमिनल इनकम, मेरा बढ़ गया. लेकिन रियल इनकम क्या होता है पता है? रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर मतलब कि देखिए 500 रुपया मेरा इनकम था, अभी 700 रुपया हो गया, लेकिन सामान भी तो महंगा हुआ ना बाबू. तो आपका रियल इनकम बोला है कि जब कोई सामान अ फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर कोई सामान का दाम घट जाता है मान लीजिए नॉर्मली, तो उस केस में क्या होगा इसका प्रभाव? डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा? नहीं, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता, डिमांड कर्व मूव करता है. फॉल इन डिमांड? नहीं, प्राइस घटने से डिमांड कैसे घटेगा? पगला वाला बात कर रहे. राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम. कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ेगा. रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर. अगर सामान सस्ता होगा तो जहां आप 4 किलो खरीद सकते थे, वहां आप 8 किलो खरीद पाइएगा, 10 किलो खरीद पाइएगा, 12 किलो खरीद पाइएगा, तो आपका रियल इनकम बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा बच्चों? रियल इनकम. यही ऑप्शन होगा, मार दीजिए. ये इजी क्वेश्चन था. ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया था बताइए? हिग्स दिया था ऑर्डिनल अप्रोच. उसके बाद आइए, इन कार्डिनल अप्रोच इट इज अज्यूम दैट, कार्डिनल अप्रोच में यह माना जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा. मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज का चेंज होगा मनी को छोड़ करके. एनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी अदर देन मनी इंक्रीजेस, मोर इज बेटर. ज्यादा दीजिए अच्छा लगेगा. तो कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से क्या अज्यूम किया गया था? कौन किया था बताओ? ए बी सी डी. क्या किए थे आप लोग? बोलो. सही है, ए किए थे. जो लोग नहीं किए थे बाबू कर लीजिए और याद करिए घर में आकर के. अब आइए, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे. इफ टू कमोडिटीज यूज बाय कंज्यूमर आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट. अगर दो सामान जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, अगर वो दो सामान सब्सटीट्यूट होता है, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा? तो देखिए इंडिफरेंस कर्व हमने पहले ही बताया कि इंडिफरेंस कर्व सब्सटीट्यूट के केस में नॉर्मल होता है, जो हम लोग पढ़ाए थे आपको. कन्वेक्स हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, फिर आपका नेगेटिवली स्लोप हो गया, ये हमने आपको पढ़ाया था. नॉर्मली तो हम लोग ऐसे बनाए थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाए थे ना, कन्वेक्स. लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एल शेप. कौन से बताइए? एल, जो कि पहला क्वेश्चन में था. तो इस पेपर से दो चीज सीखी हम लोग. एक, सब्सटीट्यूट में क्या होता है, सब्सटीट्यूट जो नॉर्मल सिचुएशन है वो सब्सटीट्यूट का सिचुएशन है. एक्स वाई, वाई एक्स पढ़े थे ना. ए बी, एप्पल और बनाना दोनों फ्रूट्स था, तो दोनों सब्सटीट्यूट हो गया कहीं ना कहीं. और अगर आपका सब्सटीट्यूट होगा तो उसका शेप होगा कन्वेक्स. लेकिन अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका शेप होगा एल. क्या होगा बाबू? तो यहां पर देखते हैं क्या है. नेगेटिवली स्लोप कन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन. देखिए तो अगर परफेक्ट मतलब कंप्लीटली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का ही तो आते रहे. इफ टू कमोडिटीज यूज्ड बाय द कंज्यूमर आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो उस केस में क्या होगा? तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब 100% पूरा का पूरा सेम ही प्रोडक्ट है, समझ लीजिए जैसे 7 अप स्प्राइट. तो उस केस में नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है ऑप्शन में. देखिए तो मार दीजिए. ये आप लोग पेट्रोल डीजल का बात आगे देखिए. पेपर में भी लोग पेट्रोल डीजल का बात किए, मोदी जी को भी बोले तो दाम कम किए, और इसके पेट्रोल डीजल में भी आगे देखिए. सपोज दैट देयर इज अ शार्प राइज. मान लीजिए शार्प राइज. ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स लिखने वाला लोग कितना अच्छा पेपर बनाया था, आज से 2 साल पहले का पेपर है. उसको पता था कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा. देखिए सपोज दैट देयर इज अ शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. बोला मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बहुत 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 बढ़ गया, सच में बढ़ रहा, एंड डीजल का दाम भी बढ़ रहा. हाउ डू यू एक्सपेक्ट द डिमांड फॉर कार टू चेंज? इजी क्वेश्चन है. बोला अगर पेट्रोल महंगा होगा
तो आपको क्या लगता है, कार लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम? ज्यादा है कम? ज्यादा है कम? लेकिन क्वेश्चन में कम बोला ही नहीं, ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है राइट या लेफ्ट। तो देखिए, अगर ज्यादा खरीदेंगे तो राइट, कम खरीदेंगे तो लेफ्ट। ज्यादा कम, शिफ्ट इन डिमांड पढ़ाई थे, उसका टॉपिक है ये। आप नहीं पढ़े, आपका गलती है, समझे? देखिए इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्योंकि देखिए क्या बोला है। तो हम लोग ना एक टॉपिक डिमांड का 3rd क्लास में पढ़ाए थे आपको कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और शिफ्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किससे होता है? प्राइस में चेंज होने से होता है, और शिफ्ट होता है अदर फैक्टर में चेंज होने से। तो अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो सामान मेरा जैसा है, कार आप पेट्रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल डीजल कम खरीदेंगे, और अगर लोग पेट्रोल डीजल कम खरीदेंगे तो कार लेकर के कोई यूज ही नहीं बनता है कार का, तो कार का डिमांड घट जाएगा। और अगर कार का डिमांड घट जाएगा तो कहाँ शिफ्ट होगा बाबू? लेफ्ट। कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट। एकदम ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, क्योंकि देख रहे ना कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। इजी क्वेश्चन को इतना घुमा दिया है। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ऐसा क्लास में भी करवाए थे जहां तक हमको याद आ रहा। ये 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर। लेट द टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट यूनिट्स आर गिवन, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, बोला कैलकुलेट एमसी एंड एसी ऑफ 4 यूनिट ऑफ क्यू। कॉपी में देखना, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। 4th यूनिट का एमसी निकालिए और एसी निकालिए, 4th यूनिट का एमसी और एसी निकालिए। तो देखिए, एमसी का फॉर्मूला पता है आपको, एमसी निकालने बोला है, और क्या निकालने बोला बाबू? एसी। तो एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल टीसी बाई डेल क्यू। तो टीसी टोटल कॉस्ट कितना है 4th यूनिट पे? देखिए 4th यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 72, और 3rd यूनिट पे कितना था बताइए? 58। चेंज कितना होगा बताइए? 72 माइनस 58 कितना होगा बताइए? 12 होगा ना जी? अच्छा 14, सॉरी 14 हुआ बाबू, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ? 72। 4th यूनिट पे कितना है? 72 माइनस 58 कितना होगा बताइए? 14, 14 हो गया। अच्छा 14 आ गया। क्वांटिटी में चेंज कितना होगा? 1 बोला है 4th यूनिट पर। देखिए सब निकाल रहे 4th यूनिट पर, ध्यान दीजिएगा। 4th यूनिट पर निकालने बोला, तो 4th यूनिट पर कितना होगा? 72 माइनस 18। मार्जिनल कॉस्ट तो ऐसे निकालते थे ना हम लोग, चेंज इन टोटल कॉस्ट। 72 माइनस 18 58 कितना होगा? 14 होगा। 14 बाई 1 कितना होगा? 14, 14। और एसी निकालते, एसी का फॉर्मूला क्या था? टीसी बाई क्यू। क्यू तो आपको पता है ना, ठीक, क्यू तो आपको पता है। क्यू कितना बताइए? 4। और क्यू कितना बाबू? 4 ना। और क्यू यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर एसी बोला है क्या? हाँ एसी बोला है। तो एसी कितना होगा 4th यूनिट का? 4 है, और टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 72। करिए कितना होगा? एसी दिया हुआ है ना, देखिए कितना होगा। आंसर बताइए ना कितना होगा। हाँ तो बस 18 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में है ऐसा, तो हाईलाइट गलत किए तो हम लोग, इसीलिए 14 और 18 आंसर होगा। पेपर क्यों सॉल्व कराया था बताइए? इसीलिए सॉल्व कराया था है कि आपको हम प्रूफ दे सके कि आपका आंसर क्यों गलत है, हम लोग का आंसर क्यों सही है। 14, 18। तो हम आपको जब पेपर देते तब भी ये बात बोलते हैं कि पेपर चेक हम लोग करते नहीं, उतना टाइम मिलता नहीं है, तो आप लोग अपना पेपर को मिला लेंगे, कहीं गलती होगा ठीक कर लेंगे। 14 और 18। अगर मान लीजिए आपका 2 मार्क्स कम मिल गया तो क्या हो गया? यहाँ पर तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 और 18 देखिए, एक्चुअली उसका गलती नहीं है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया ना टाइपिंग वाला आदमी, उनका गलती है, टाइपिंग गलत हाईलाइट किया। देखिए इधर, अच्छा तो देखिए ये क्या हो गया 4th यूनिट पर, क्योंकि ऐसा ठीक आप लोग, आपको लगा होगा एग्जाम में किए तो ऐसा ही क्वेश्चन तो क्लास में भी हम लोग किए थे, नंबर अलग था, तो फिर मैं गलत कैसे हो गया? गलत नहीं, देखो क्योंकि क्वेश्चन में एसी, रुको अभी इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा और एक एंगल से सॉल्व कराते हैं। अगर आपको हम दे, ये हो गया ना, सबका उतार लिया ना, देखिए बात नहीं, अगर आपको हम यही क्वेश्चन दे और आपको हम बोले कैलकुलेट, आप लोग करके दिखाएंगे, अगर आपको हम बोले कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 3rd यूनिट, ट्राई करिए एक बार। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 3rd यूनिट, ट्राई करिए एक बार। 3rd कैलकुलेट उसी क्वेश्चन का, पेपर के पीछे कर लीजिए ना, ब्लैंक पेज तो है पेपर के पीछे। एमसी एंड एवीसी फॉर 3rd यूनिट, एमसी एंड एवीसी फॉर 3rd यूनिट, ट्राई करिए। जो लोग अभी चिल्ला रहे थे कि सही हुआ, ट्राई करिए। एवीसी करिए, आकाश ट्राई करिए। एमसी 10 और एसी 19.3। एसी तो नहीं दी, करिए, बनाइए, ट्राई करिए। वो तो बना रहे हो, तो बना लिए अपना, आप बनाइए, आप बनाइए नजीमुल बगरिए बाबू, फिर बताते हैं। प्लीज ट्राई गाइस, फॉर्मूला चेक करिए, फॉर्मूला देख के ट्राई करिए। 3rd यूनिट का एमसी और 3rd यूनिट का एवीसी,
ट्राई करिए बाबू। चलिए हम बना देते हैं, आप लोग को पन्ना पलटना पड़ रहा है इतना फॉर्मूला के लिए। देखिए इजी सम्स था, आपको याद नहीं फॉर्मूला, बहुत बैगड है ये थोड़ा। देखिए सर एमसी आपको तरीका बता रहे क्योंकि ये लोग ना एक साल में दिया एमसी एबीसी निकालने और इस साल में दिया था एमसी एसी। तो एमसी एसी तो ईजी है, एमसी एसी तो निकालना ईजी है, कोई भी निकाल लेगा। एमसी एबीसी में बच्चे कंफ्यूज आते हैं। देखिए एमसी पहले जो निकालने बोलेगा ना उसका फॉर्मूला बैठा लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है? डेल टी सी बाई डेल क्यू। तो थर्ड यूनिट बोला, यूनिट थर्ड है तो थर्ड यूनिट पर देखते हैं कितना हो रहा। तो रुक जाइए, थर्ड यूनिट पर 58 है, सेकंड पर 48 था, चेंज कितना हुआ 10, और क्वांटिटी कितना था 2 से 3, तो चेंज कितना हुआ 1, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एबीसी में दिक्कत हो रहा सबको। एबीसी का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको हमने, टीवीसी बाई क्यू। थर्ड यूनिट पर बोला ना, तो थर्ड यूनिट कितना हो गया 3। अब टीवीसी निकाल लेंगे। टीवीसी निकालने का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस टीएफसी। ये सब फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है। टीसी का मतलब क्या है? टीसी थर्ड यूनिट पर टीसी कितना है देखिए 58 माइनस टीएफसी। हमने आपको पढ़ाया था टीएफसी क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हमने आपको ट्रिक्स पढ़ाया था कि जीरो पे जो खर्चा होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा, जीरो पे जो खर्चा होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा, और सब लेवल पे वो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो जीरो पे देखिए ना 20 है ना, इसका मतलब वो फिक्स कॉस्ट ही है। तो फिक्स कॉस्ट हो गया 20, कितना हो गया 38, कितना नजीमुल 12.6। अब यहां पर लिख लीजिएगा द फिक्स कॉस्ट, उतार लीजिए इसको, ये वाला कराए हैं फिर भी गलत कर दिया आप लोग। फिक्स कॉस्ट डज नॉट अराइज, फिक्स कॉस्ट अराइजेज इवन एट जीरो प्रोडक्शन। सो समझने में सुविधा होगा, जीरो मीन्स एक ही कॉस्ट टीएफसी, ये समझने के लिए लिखा दी, रिवीजन में सुविधा होगा आपको। उतार लीजिए, उतार लीजिए पहले, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। हो गया अबू? चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए आज के लिए, इसी सम्स का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए कैलकुलेट, पहले इसको उतार लीजिए। कैलकुलेट एमसी, कैलकुलेट एमसी एंड एएफसी, calculate MC and AFC at 5th unit, at 5th unit, calculate MC and AFC at 5th unit। ट्राई करिए, MC और AFC निकालना है 5th यूनिट पर। 5th यूनिट पर MC कितना होगा और AFC कितना होगा।